हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए बेहद ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं आपके कंप्लीट सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हुए इंक्लूड किए गए हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा से संबंधित बेहतरीन कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस आंसर सीरीज पार्ट 1। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? प्राकृतिक चयनवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डार्विन के द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडेल के द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, लैमार्क के द्वारा। आइए देखते हैं प्राकृतिक चयनवाद है क्या। प्राकृतिक चयनवाद को ही प्राकृतिक वर्ण या वर्णवाद नाम से जानते हैं। इसका प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन महोदय ने 1858 ईस्वी में किया था। इसमें इन्होंने ये बताया कि सभी जीवों में जनन करने की क्षमता उच्च होती है। इस तरह से कुछ जीव जिंदा रहते हैं और कुछ जीव मर जाते हैं, तो जितने जीव जिंदा रहते हैं उनमें आपस में जीवन संघर्ष चलता रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडेल। ग्रेगर जॉन मेंडेल महोदय को अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। जगदीश चंद्र बोस ये रेडियो के खोजकर्ता हैं। लैमार्क महोदय का एक अलग ही सिद्धांत है जिसे लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं, और इसी सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति या विकासवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम? लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका या प्लेटलेट्स, या इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं रुधिर है क्या चीज़। सभी लोग जानते हैं, सबके शरीर में खून होता है। ये लाल रंग का होता है और गाढ़ा चिपचिपा होता है। रुधिर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक द्रव पार्ट होता है और एक ठोस पार्ट होता है। तो जो द्रव पार्ट होता है उसको प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और जो ठोस पार्ट होता है उसको जो है 3 कोशिकाओं में डिवाइड करते हैं, जिसमें से आपकी पहली कोशिका लाल रुधिर कणिका, दूसरी श्वेत रुधिर कणिका और तीसरी जो होती है प्लेटलेट्स होती है। लाल रुधिर कणिका ये आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती है। श्वेत रुधिर कणिका का प्रमुख कार्य ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, और इसे शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका, यही आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। प्लेटलेट्स जो है ये रुधिर को जमने में मदद करती है। रुधिर का पीएच मान जो होता है वो 7.3 से 7.5 तक होता है। इसमें कहीं कहीं ऑप्शन में 7.4 भी आ जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। इसमें अगर 7.4 दिया गया है तो 7.4 पे टिक कर देना है। बाकी अगर लिखने में आता है तो 7.3 से 7.5 भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एलिसा परीक्षण है हिपेटाइटिस का, क्षय रोग का, एड्स का या टाइफाइड का? तो एलिसा टेस्ट जो होता है ये एड्स का टेस्ट होता है। ये मनुष्य के सीरम, थूक या पेशाब के द्वारा किया जाता है। और एड्स रोग एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। एचआईवी वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये वास्तव में कोई रोग नहीं है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो एकदम से नष्ट हो जाती है, और अनेक प्रकार के रोगों के अटैक करने का खतरा जो होता है बढ़ जाता है। आगे वाले ऑप्शंस को देखते हैं। हिपेटाइटिस ये लीवर की बीमारी होती है। इसमें से पीलिया एक प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट ऑप्शन क्षय रोग जो है ये इसी को टीबी के नाम से जानते हैं, और ये आपके बैक्टीरिया के द्वारा प्रमुख रूप से फैलता है। नेक्स्ट ऑप्शन टाइफाइड।
टाइफाइड को ही आंत्र ज्वर के नाम से जानते हैं। ये एक बेहद ही तीव्र प्रकार का ज्वर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गैलेना धातु किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? जिंक का या कॉपर का, लेड का या एल्युमिनियम का? तो गैलेना जो होता है ये आपका लेड का अयस्क है। और ऑप्शन में देख लेते हैं, जिंक का प्रमुख अयस्क जो होता है ये कैलेमाइन होता है। कॉपर का प्रमुख अयस्क जो होता है कॉपर ग्लांस होता है। और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो होता है ये बॉक्साइड होता है। जिंक को Zn से डिनोट करते हैं, कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, लेड को Pb से डिनोट करते हैं और एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वातावरण एवं जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? पहला ऑप्शन है समुदाय, दूसरा ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा ऑप्शन है जीवोम और चौथा ऑप्शन है खाद्य जाल। तो वातावरण एवं जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से पारिस्थितिक तंत्र बनता है। तो 5वें क्वेश्चन के साथ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं समुदाय। समुदाय 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रजातियों के समूह जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उन्हें ही समुदाय कहते हैं। आगे देखते हैं जीवोम। सजीव एवं निर्जीव को एक साथ जीवोम कहते हैं। खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखलाओं के जटिल रूप को खाद्य जाल कहते हैं और खाद्य श्रृंखला में आपके उत्पादक और उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। शुष्क सेल में किस प्रकार की छड़ एनोड का कार्य करती है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन है बोरान। तो शुष्क सेल में जो छड़ एनोड का कार्य करती है वो कार्बन की बनी होती है। तो छठे क्वेश्चन के साथ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, जर्मेनियम को जीई से डिनोट करते हैं और सिलिकॉन को एसआई से डिनोट करते हैं, बोरान को बी से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? पहला ऑप्शन है टंगस्टन, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। विद्युत बल्ब में तंतु जो बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो 7वें क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टंगस्टन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, चांदी को एजी से डिनोट करते हैं और ये सिल्वर चांदी का ही अंग्रेजी नाम है तो इसको भी एजी से डिनोट करेंगे और एल्युमिनियम को एल से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यकृत में या मस्तिष्क में या प्लाज्मा में या अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। तो 8वें क्वेश्चन के साथ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, तीसरा ऑप्शन है डीजल और चौथा ऑप्शन है कैरोसिन। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य को माना जाता है। तो 9वें क्वेश्चन के साथ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पहला ऑप्शन मांसाहारी, दूसरा ऑप्शन शाकाहारी, तीसरा ऑप्शन उत्पादक, चौथा ऑप्शन सर्वाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो आपके उत्पादक को खाते हैं और ये शाकाहारी कहलाते हैं। तो 10वें क्वेश्चन के साथ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे वो मांसाहारी कहलाएंगे और जो तृतीयक उपभोक्ता होंगे वो सर्वाहारी कहलाएंगे।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? एथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो दिसंबर 1984 को हुई थी और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में ये घटना घटित हुई थी, जहाँ पे एक कीटनाशक बनाने वाली कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस वजह से वहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई थी। तो 11वें क्वेश्चन के साथ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एथाइल आइसोसाइनेट को इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो C3H5NO होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट का स्ट्रक्चर C2H3NO होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है? पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है ओजोन परत, तीसरा ऑप्शन है अम्ल वर्षा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो अम्ल वर्षा है और अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण जो है वो वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3 और H2SO4 इसका सबसे प्रमुख कारण है। तो 12वें क्वेश्चन के साथ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे प्रमुख कारण वायु प्रदूषण होता है। तो 13वें क्वेश्चन के साथ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विषाणु जनित रोग है? पहला ऑप्शन है कॉलरा, दूसरा ऑप्शन है एड्स, तीसरा ऑप्शन है पीलिया, चौथा ऑप्शन है दांत रोग। तो विषाणु जनित रोग जो है अभी इसके थोड़ी देर पहले हम लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि एड्स रोग जो होता है वो HIV वायरस के द्वारा फैलता है। HIV वायरस मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसमें आपका 14वां क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं। कॉलरा। कॉलरा रोग ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और ये पानी के द्वारा फैलता है। इस वजह से मनुष्य में गंभीर दस्त और पानी की कमी हो जाती है। अगला ऑप्शन पीलिया, ये वायरल हेपेटाइटिस रोग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। रुधिर का pH मान होता है? रुधिर का pH मान सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपके सेमेस्टर में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये आपके वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। तो रुधिर का pH मान अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है, जिसमें आपका 7.4 सबसे बेहतरीन आंसर होता है। तो 15वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन 7.4 हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।